नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी, जो कि बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी, थैंक यू। तो आज हम जानेंगे कि अगर ब्लड ग्रुप मैच ना हो तो किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से किया जाता है। अगर आपके भी इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो कार्यक्रम के दौरान आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं डायरेक्टली डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी जी के साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे त्रिपाठी डॉक्टर। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और ब्लड ग्रुप मैच होना या ना होना किस तरह का रोल प्ले करता है। जी देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की किडनी फेल होती हैं, जिसे हम किडनी फेलियर बोलते हैं, सीकेडी बोलते हैं, स्टेज 5 एंड स्टेज किडनी डिसीज़, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। उसके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डायलिसिस करे, जो कि 2 तरह की प्रक्रिया है, हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, और या गुर्दा प्रत्यारोपण पर जाए। गुर्दा प्रत्यारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज़िंदगी लंबी है, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, मरीज एक सामान्य की तरह ज़िंदगी जीता है। इसके लिए उसे एक डोनर की ज़रूरत होती है। हमारे कानून के हिसाब से वो डोनर या तो कैडेवरिक ब्रेंडेड कोई पेशेंट हो, और या लाइव डोनर अगर होगा तो वो परिवार का ही डोनर हो सकता है, और उसकी ब्लड ग्रुप मैच हो। ये हमारी पहली प्रेफरेंस होती है कि अगर रिसिपिएंट का ग्रुप ए है तो डोनर का ए हो, बी है तो बी हो, ओ ग्रुप किसी को भी डोनेट कर सकता है, और ए बी ग्रुप है अगर मरीज का तो वो किसी भी ग्रुप की किडनी ले सकता है। तो ये होती है ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी। तो ट्रेडिशनली जो ट्रांसप्लांट किया जाता है वो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल ट्रांसप्लांट पे, या बहुत सालों पहले, दशकों पहले ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड ग्रुप मैचिंग होना जरूरी होता है। तो आज हमारे डिस्कशन का मैटर भी ये है कि अगर हमने परिवार में देखा पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ब्लड ग्रुप मैचिंग का डोनर है, तब तो बात वहीं पर रुक गई और उसने किडनी दी और मरीज को एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है। पर अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं हो रही है तो क्या ट्रांसप्लांट संभव है, और हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, उनसे क्या खर्चे होते हैं, क्या रिस्क अधिक होती हैं, आज यही मुख्य चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल, इस प्रक्रिया को भी हम आपसे समझना चाहेंगे। किडनी फेलियर का अगर कोई मरीज है और ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, तब क्या कुछ विकल्प संभव होते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में हमारे पास मुख्य रूप से 3 विकल्प हैं। पहला है एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। इसका मतलब है कि बिना ब्लड ग्रुप मैच के ट्रांसप्लांट। अगर डोनर का ब्लड ग्रुप मैच नहीं भी कर रहा है तो कुछ मेडिकल प्रक्रिया होती हैं जिसके द्वारा ट्रांसप्लांट संभव होता है, और उसमें भी एक अच्छा सक्सेस रेट है, एक नॉर्मल की तरह जीवन है। दूसरा है विकल्प स्वैप ट्रांसप्लांट, जिसमें कि अदला बदली, कि एक पेयर है जो कि जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं है और इसी तरीके का एक और पेयर है, दोनों के डोनर्स का एक्सचेंज, इस प्रक्रिया को स्वैप बोलते हैं। और तीसरा विकल्प है कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट। इसका मतलब है जो एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं जिनमें ब्रेन डेड हो जाता है, मरीज का दिल चल रहा है, वो जीवित है लेकिन ब्रेन डेड है, उसका ज़िंदगी आगे एक नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को लिया जाता है और वो एक वेटिंग लिस्ट होती है, उस प्रायोरिटी के बेस पे जिसका नंबर होता है, उस ग्रुप मैचिंग के बेस पे उन्हें किडनी दी जाती है। तो ये 3 विकल्प होते हैं जिन लोगों के परिवार में ब्लड ग्रुप मैच डोनर ना हो। साथ ही लीगल प्रोसीजर भी इसका समझना चाहेंगे। आपने 3 विकल्प बताए, क्या कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इस प्रोसीजर में। देखिए, तीनों प्रोसीजर्स को अलग अलग समझने के पहले लीगल आपने पूछा, तो लीगल तो जब भी आपके परिवार का कोई मैच डोनर है तो आपको लीगल पेपर्स में सबसे पहले तो उनका रिलेशन प्रूफ लगाना होता है, क्योंकि कानून के हिसाब से दोनों के बीच रिलेशन होना चाहिए, आपस में संबंधी होने चाहिए। उसका बायोलॉजिकल प्रूफ होता है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, जैसे कोई वाइफ है तो बच्चों के स्कूल सर्टिफिकेट हैं, उनके मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज के फोटोग्राफ्स हैं। बच्चे हैं तो जो HLA टाइपिंग होती है, DNA टेस्ट होते हैं, उनसे पता किया जा सकता है कि उनके माता पिता हैं कि नहीं, तो ये पेपर ज़रूरी है। पुलिस वेरिफिकेशंस लगते हैं कि किसी तरीके की ये ऑर्गन की खरीद फरोख्त इससे कहीं किसी तरीके से जुड़े हुए तो नहीं है, पेशेंट के एड्रेस वेरीफाई करने होते हैं। तो इन सब पेपर्स, ये लीगल पेपर्स होते हैं जिनको एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है। हर स्टेट के अपने रूल्स हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में कमेटी होती हैं जहाँ पे पेशेंट को, डोनर को मेडिकली फिट पाए जाने के बाद जो डॉक्टर होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद ये सभी पेपर ऑथराइजेशन कमेटी में जाते हैं, वहाँ से क्लियरेंस या फिटनेस मिलने के बाद ही हम ट्रांसप्लांट को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डोनर सिर्फ
परिवार का सगा संबंधी होनी चाहिए। कोई आपका दोस्त है, पड़ोसी है, वो अगर डोनेट करने आता है, वो भले मैच्ड है, वो किडनी डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट सिर्फ आपके परिवार का कर सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से ऑर्गन की खरीद फरोख्त ना हो। लोग इमोशंस के बेस पे अपने परिजन की ज़िंदगी बचाने के लिए किडनी दें। नहीं तो पहले ऐसा देखा जाता था, जब ये कानून इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तब आप किसी भी गरीब आदमी को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसके ऑर्गन्स को लेके ट्रांसप्लांट किए जाते थे। तो इन सब से बचने के लिए ये ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जिसके हिसाब से हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं। बिल्कुल, लीगली अगर बात की जाए तो सब कुछ एक प्रॉपर प्रोसीजर से होता है और क्लियरेंस के बाद ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। डॉक्टर त्रिपाठी, आपने थोड़ी देर पहले स्वैब ट्रांसप्लांट का जिक्र किया है, विस्तार से समझना चाहेंगे क्या होता है और लीगली क्या ये संभव होता है? देखिए, जो 2014 का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जो जिसमें अमेंडमेंट जो हुए थे, उसके हिसाब से उसमें स्वैब ट्रांसप्लांट मेंशन्ड है और पूरी तरीके से कानूनी रूप से वैध है। तो कानूनी प्रक्रिया हमने क्या बताई कि डोनर सगा संबंधी होना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और घर में उसकी पत्नी है जो किडनी देने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ए है। तो ऐसी स्थिति में वो एबीओ कंपैटिबल ट्रांसप्लांट में नहीं जा सकते। एक अन्य परिवार है जिसमें मरीज का ब्लड ग्रुप ए है और डोनर का बी है, इसका जस्ट उल्टा है। ऐसे में एक परिवार का डोनर अगर दूसरे को, रिसिपिएंट को किडनी दे और ये उसको दो, म्यूचुअली एक्सचेंज करें, तो ट्रांसप्लांट संभव है। इसे ही हम स्वैब ट्रांसप्लांट बोलते हैं। हालांकि ये ट्रांसप्लांट अनरिलेटेड हो गया, कानूनी तौर पे ये रिलेशन नहीं हुआ आपस में, लेकिन फिर भी चूंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे पैसे के लेन देन की का रिस्क जो है वो ना के बराबर है, नहीं है, इसलिए ये कानूनी रूप से अलाउड है। तो इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, हम दोनों पेशेंट की अलग अलग फाइल तैयार करते हैं, दोनों के डोनर के मेडिकल फिटनेस लेते हैं, लीगल पेपर में हम जो आपस में रिलेशन उनके हैं उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और फाइनल जो हमारे टेस्टिंग होती हैं, जो एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग होती है ट्रांसप्लांट की मेडिकल कंपेटिबिलिटी के लिए, वो हम क्रॉस करते हैं, मतलब पहले मरीज का दूसरे डोनर के साथ। और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया के बाद इस फाइल को गवर्नमेंट के पास, ऑथराइजेशन कमेटी के पास भेजा जाता है और वो क्लियरेंस देते हैं। उसके बाद एक ही दिन एक ही साथ दोनों ट्रांसप्लांट साथ में किए जाते हैं। तो ये इसकी कानूनी प्रक्रिया है। बिल्कुल, साथ ही दूसरे विकल्प एबीओ इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, क्या कुछ प्रोसीजर होता है इसका? तो जैसे जैसे ये ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, जो आज से बहुत सालों पहले जब ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था, शुरुआत में बहुत सारी परेशानियां थी, तो इसमें एक बहुत मेजर चेंज ये था कि ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी जब खत्म हो जाए कि आप किसी का भी ट्रांसप्लांट कर दो। आज ये संभव है, बहुत सालों से संभव है और एक बहुत अच्छे सक्सेस रेट के साथ। तो इस प्रक्रिया में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले अगर मरीज का ग्रुप ए है और डोनर का बी है, तो मरीज के ब्लड में बी की एंटीबॉडी का लेवल कितना, हर व्यक्ति में अलग होता है। जैसे हम हमारे हॉस्पिटल में हम 1:4 या 1:8 का टारगेट लेते हैं, तो ये एंटीबॉडीज 256, 512, 62 इस लेवल पे कितना भी रह सकता है, डिपेंड करता है कि एंटीबॉडीज़ कितनी है। उन एंटीबॉडीज़ को टेस्ट किया जाता है, मरीज को सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। मरीज़ की एडमिशन के पहले कुछ महंगे इंजेक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल्स होते हैं, उनको दिए जाते हैं जिससे कि एंटीबॉडीज़ बनने की क्षमता कम हो, और जो ट्रांसप्लांट की दवाइयां हैं उनको एडवांस में काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर प्लाज्मा फेरेसिस के माध्यम से आप व्यक्ति की बॉडी से जो ये एंटीबॉडीज़ हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। उसमें भी आजकल नई एडवांस टेक्निक्स हैं जिनमें कुछ एंटीबॉडी फिल्टर्स आ रहे हैं, ग्लाइकोजॉब कॉलम्स आते हैं, जो सिंगल सिटिंग में, एक दिन में या 2 दिन में मरीज की सारी एंटीबॉडीज़ को निकाल के उसे टारगेट एंटीबॉडी जो हमारा 1:4 है और 8 पे पहुंचा देते हैं। इससे पेशेंट बिना ब्लड ग्रुप के होने के बाद भी ब्लड ग्रुप कंपैटिबल हो जाता है और उसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में अलग से सावधानियां ली जाती है। जैसा मैंने बताया कि पहले से ही हम कुछ आपको एंटीबॉडीज़ देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं। ट्रांसप्लांट की दवाइयों को एडवांस में 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद भी हम वो एंटीबॉडीज़ टाइटर को चेक करते रहते हैं कि वो रिबाउंड बढ़ा तो नहीं। इस स्थिति को पूरा होने के बाद कुछ व्यक्ति को डिस्चार्ज के बाद भी कुछ समय तक एंटीबॉडी टाइटर्स को देखते हैं और कई बार ऑपरेशन के बाद भी उन एंटीबॉडी रिमूवल की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो व्यक्ति अगर ये फेज़ निकाल लेता है तो बाद में भी सक्सेस रेट कंपैटिबल ट्रांसप्लांट के करीब करीब बराबर होता है। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। सिर्फ फाइनेंसेस हैं कि इसमें एक्स्ट्रा 5 से 6 लाख का खर्चा आता है। नॉर्मल ट्रांसप्लांट अगर 6 लाख का है तो ये 10 से 12 लाख में जाता है, बट इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो अगर परिवार में आपके पास ब्लड ग्रुप मैच डोनर नहीं है, आप स्वैब पे गए, आपके पास स्वैब का ऑप्शंस नहीं मिल पा रहा है, तो एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प है। एक अच्छा सक्सेस रेट इसमें भी होता है और व्यक्ति एक नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी आगे जी सकता है।
बिल्कुल, चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। इस बीच में हमारे कॉलर्स को एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर आपके भी किसी ट्रांसप्लांट को लेकर कोई सवाल है तो आप सीधे डॉक्टर त्रिपाठी से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करें और अपना सवाल डॉक्टर त्रिपाठी से ज़रूर पूछें। डॉक्टर त्रिपाठी, आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करी। तीनों विकल्प को अगर अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाए, जी कितना जी। खर्च किस में आता है और किस तरह से तीनों का सक्सेस रेट एक दूसरे से डिफरेंट है? देखिए, जो नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट है, जो कंपैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट है, उनका खर्चा करीब करीब 6 से 7 लाख कुल खर्चा होता है। ट्रांसप्लांट पैकेज 4 से 5 लाख के होते हैं। इसमें डोनर की जांचें और सारी चीज़ें इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, तो आप 6 लाख 7 लाख के आसपास समझ लें। ईबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट में आते हैं, मैंने बताया इसमें आपको प्लाज्मा फेरेसिस या कुछ अलग से ड्रग्स लगती हैं जिनके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो इसमें करीब 5 से 6 लाख का एडिशनल खर्चा माने हम तो 10 से 12 लाख के बीच बिना ब्लड ग्रुप मैच में ट्रांसप्लांट में खर्च आता है। स्वैप ट्रांसप्लांट भी करीब करीब नॉर्मल ट्रांसप्लांट के जैसा है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है। इसमें सिर्फ डोनर एक्सचेंज हो रहे हैं, मरीज रेसिपिएंट का ट्रांसप्लांट जो है वो कंपैटिबल की तरह हो रहा है, तो उसका एक्सपेंस भी करीब 6 से 7 लाख के आसपास ही होगा। तीसरा विकल्प है जिसके बारे में डिटेल अभी हम बात करेंगे, कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट, जो ब्रेन डेड पेशेंट के सहारे जो ट्रांसप्लांट होता है। ये ट्रांसप्लांट भी नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरह है, इसमें डोनर नहीं होता, डोनर की सर्जरी नहीं होती क्योंकि आपका लाइव डोनर नहीं है, किंतु जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसका मेंटेनेंस होता है इसमें, जो कि 2 से 3 दिन उसे मेंटेन रखा जाता है। तो करीब करीब इसमें एक्सपेंस थोड़ा सा लाइफ से ज़्यादा हो सकता है, 7 लाख के आसपास ही है। तो नॉर्मल सभी ट्रांसप्लांट 6 से 7 लाख, कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, और बिना ब्लड ग्रुप का ट्रांसप्लांट है तो वो 10 से 12 लाख। दूसरा सवाल आपने पूछा था सक्सेस रेट में अंतर क्या है। नॉर्मल किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट होता है, एक एवरेज की हम बात करें तो हम बोलते हैं 10 से 15 साल 12 साल एवरेज मान लें कि एक अच्छे ट्रांसप्लांट का ही सक्सेस रेट होता है। इस सक्सेस रेट का मतलब ये नहीं है कि 10 साल 12 साल के बाद किडनी खराब हो जाएगी। लोग 25 साल भी चलते हैं, 30 साल भी चलते हैं, 20 साल भी चलते हैं, लेकिन बहुत से कॉम्प्लिकेशंस, बहुत से रिस्क की वजह से कई बार ट्रांसप्लांट जल्दी भी खराब होते हैं, जिसके बहुत से फैक्टर होते हैं कि आपका डोनर मैच नहीं है, एंटीबॉडीज़ लेवल ज़्यादा हैं, डोनर की उम्र ज़्यादा है या मरीज़ की उम्र ज़्यादा है, डोनर सेंसिटाइज्ड हैं, बहुत ब्लड चढ़े हुए हैं, दूसरी उसमें हाई रिस्क है जिससे रिजेक्शन की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ट्रांसप्लांट की लाइफ कम भी होती है, तो सबका एवरेज निकालेंगे तो 10 से 12 आएगा, जो कि डायलिसिस की तुलना में बहुत अच्छा है। डायलिसिस में ये एवरेज 4 से 5 साल का होता है। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है कि डायलिसिस में आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अस्पताल जाना है। डायलिसिस में आप कोई खाना पीने का रेस्ट्रिक्शंस है, पानी नहीं पी सकते, आप अपने रूटीन काम नहीं कर सकते, थकावट बहुत है, हीमोग्लोबिन के इंजेक्शंस लेने हैं। ट्रांसप्लांट एक नॉर्मल की तरह ज़िंदगी होती है, आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ पी सकते हैं, सिर्फ साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से नॉर्मल है। तो इस तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के पास जो विकल्प है वो सिर्फ ट्रांसप्लांट का है। मैं नहीं मानता कि डायलिसिस एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम अलग अलग अगर कंपेयर करें तो जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है, जो हम ब्रेन डेड पेशेंट का लेते हैं, उसका सक्सेस रेट लाइव रिलेटेड से थोड़ा कम होता है। अगर हम 1 ईयर सक्सेस रेट लाइव रिलेटेड में 95% का लेते हैं तो कैडेवर में इसे हम 90 के आसपास मानते हैं। 5 साल में हम इसे 80-85 मानते हैं लाइव में, तो उसका करीब 70 से 75% होता है। 10 साल में लाइव का 70-75%, जो सर्वाइवल की बात कर रहा हूँ पेशेंट की किडनी की, तो वो कैडेवरिक में करीब 60% हो जाता है। तो हर 5 से 10% का रिस्क उसमें होता है। उसका वजह ये है कि जिस स्थिति में आप डोनर की किडनी ले रहे हो वो स्थिति होती है कि पेशेंट एक क्रिटिकल स्टेज में होता है, उसमें सारे पैरामीटर्स जो आप लाइव में पहले से मैच कर लेते हो, हर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, इस वजह से थोड़ा सा उसका आउटकम खराब होता है। स्वैप ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट लाइव रिलेटेड के बराबर ही होगा क्योंकि वो भी एक कंपेटिबल ट्रांसप्लांट है। एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट का भी सक्सेस रेट जो रिसेंट जितनी भी लिटरेचर हैं जो बता रहे हैं कि करीब करीब लाइव रिलेटेड से बराबर है। सिर्फ स्टार्टिंग में जब आप ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के दौरान आपको एक्स्ट्रा इम्यूनोसप्रेशन लगता है, आपको प्लाज्मा फेरेसिस लगता है, तो एक एडिशनल इन्फेक्शन का या रिजेक्शन का रिस्क शुरुआती दौर में थोड़ा अधिक होता है। लॉन्ग टर्म आउटकम हम करीब करीब दोनों में बराबर मानते हैं। तो ये टोटल मैंने सभी अलग अलग जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनके बीच में आपस में तुलनात्मक रूप से आपको बताया है कि सक्सेस रेट का अंतर कितना है। बिल्कुल डॉक्टर त्रिपाठी, हम जिस तरह से किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या करे एक पेशेंट के ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि किडनी डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ क्या है। अगर आपको परमानेंट किडनी डिसीज़ हुई है तो इस बीमारी का क्योर नहीं है, आपको एक ना एक दिन किडनी फेलियर में जाना होगा और ट्रांसप्लांट करना होगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना है वो देखना होगा। तो
तो एक आदमी जो हाई रिस्क पर है, जिसमें किडनी खराब होने की संभावनाएं अधिक है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जिनको स्टोन पत्थर की बीमारी रही हो, मोटे लोग हैं, ओबेसिटी है, ओल्ड एज है, जो लोग पेन किलर्स या ऐसी किडनी को डैमेज करने की दवाइयों का रूटीनली सेवन करते हैं, ये लोग अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करें, क्योंकि किडनी में लक्षण नहीं होते। अगर समय पे बीमारी को पहले से पता करके ट्रीट किया जा सकता है तो रूटीन अपने टेस्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपने वजन को नियंत्रित रखें, एनिमल प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ना लें, नॉनवेज का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें। ऐसे रिस्क वाले पेशेंट, काउंटर पे आप दर्द की दवाइयाँ लेते हैं, बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाइयाँ जो लोग खाते हैं उसका सेवन बिल्कुल ना करें, ये आपकी किडनी के लिए घातक हो सकता है। आपको पेशाब के इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपको कोई बीमारी है, तो डॉक्टर से समय पे डॉक्टर से सलाह लें, अपने टेस्ट करें, जिससे वक्त पे उस बीमारी को रोका जा सके। कई बार ये होता है कि बीमारी आपको होती है, आप उसका समय पे ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे बढ़ के वो एक ऐसी स्थिति तक चली जाती है जहाँ से उसका क्योर पॉसिबल नहीं होता। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका ध्यान रख के हम अपनी किडनी को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, किडनी फेल होने से बचा सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ों की नौबत ना आए। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर, जिस समय किसी मरीज को बता दिया जाता है कि किडनी की प्रॉब्लम है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो मरीज काफ़ी घबरा जाते हैं। संक्षिप्त में ये भी जानना चाहूँगी कि उन मरीजों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपको किडनी की बीमारी है, ज़्यादातर टाइम किडनी की बीमारियां, जैसे अस्पतालों में मरीज़ भर्ती होते हैं जिन्हें इन्फेक्शंस होते हैं, दूसरे होते हैं, ये टेम्परेरी किडनी डैमेज होते हैं कि कुछ समय के लिए किडनी का काम कम होता है, जिसे समय पे इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसे आपको मलेरिया हुआ, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ और इसकी वजह से आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। घबराने की बात नहीं है, कुछ समय की संभावना है। ज़्यादातर ऐसे लोग 2 हफ्ते में किडनी वापस रिकवर कर जाता है। तो दिक्कत किन मरीजों में है? जिनकी परमानेंट बीमारी है। आपको डायबिटीज़ है, आपका 8 साल 10 साल डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहा है और उस स्थिति में जो किडनी खराब हो रही है उसका क्योर नहीं है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप घबराएं ना, अपने डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल रखें, अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलें, घर में शुगर की मशीन रखें, अगर शुगर बढ़ रहा है तो डॉक्टर से तुरंत कॉन्टेक्ट करें। तो घबराना किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। आपको अगर पता है कि आप में ये रिस्क हो सकती है, जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, तो समय पे इलाज कर, अच्छी लाइफस्टाइल रख, आप इस बीमारी से बच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की। जी धन्यवाद। चलिए, तो आज हमने डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में कई सारी जानकारियां हासिल की हैं और निश्चित रूप से आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। और इसी के साथ हमारी आज के इस खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपचार। तब तक के लिए बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।